क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे अनेकों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या जिसको बोलते हैं हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत। फोर्सेस एमंग मैनी चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कूलॉम्स लॉ था, कूलॉम का नियम था, उसमें किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोगों ने निकाला था। लेकिन कभी इस प्रकार की स्थिति हो कि कई सारे पॉइंट चार्जेस हमारे मौजूद हों, इस स्थिति में हमारा फोर्स किस तरह से हमें निकालना होगा, तो उसके लिए हमें समझना होता है अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमें बताया है कि जो भी हमारे कई सारे जब चार्जेस मौजूद होते हैं, उस स्थिति में किसी एक चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वह हमारा सभी का, यदि हमारा वेक्टर सम किया जाए, सभी लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम किया जाए, तो वह हमारा नेट फोर्स के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई हमारा चार्ज यहाँ पर Q1 है और ये आसपास अनेकों चार्जेस से घिरा हुआ है, Q1, Q2, यहाँ समझ लीजिए Q3 है, यहाँ पर हमारा Q4 चार्जेस है। कूलॉम्स लॉ में तो हमने ये पढ़ा था Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कितना होगा, Q1 Q3 के पीछे फोर्स कितना है, Q1 Q4 के बीच में हमारा फोर्स कितना होगा। ये बात हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में देखी थी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो तो हम बिल्कुल कूलॉम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो इसको हमने निकाला, कूलॉम्स लॉ से निकाला, सेम इसको भी निकाल दिया कूलॉम्स लॉ से, इसको भी निकाला। फाइनली जो निकलने वाला अब जो फोर्स होगा, टोटल नेट फोर्स होगा इस Q1 चार्ज के ऊपर, वो सबका वेक्टर सम कर लिया जाए, उसके इक्वल होगा, सभी के बीजगणितीय योग के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक, इस Q1 के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो सदिश योग के, इनका वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत ने इस चीज़ को क्लियर किया कि Q1 और Q2 या Q1 और Q3 या Q1 या Q4 ऐसे किसी भी चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो चेंज नहीं होता, वह तो वही रहेगा। Q1 और Q2 के बीच में वही फोर्स लगेगा जो कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था। लेकिन यदि आप नेट फोर्स की बात करोगे तो वो नेट फोर्स हमारा ज़रूर चेंज हो जाता है। वो हम नेट फोर्स निकालने का तरीका हम लोगों ने ये देखा कि इसने कितना फोर्स लगाया, इसके द्वारा इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया गया, इस Q4 के द्वारा यहाँ कितना फोर्स लगाया गया, उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो ये बात हम लोगों को कहाँ बताई जाती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। इसी को हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखते हैं कि देखिएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, तो मान लीजिए इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं F12 के रूप में। Q1 और Q2 की बात करते हैं यदि, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया F12 के रूप में। इस Q2 के द्वारा इसके ऊपर जो लगाया गया फोर्स है हमने F12 से दर्शा दिया। और हम लोगों ने पढ़ा है जो कूलॉम्स लॉ में 1/4πε0, और क्या पढ़ा है, Q, इसका नाम Q1 और ये हमारा Q2 है। ठीक, और यदि इनके बीच का यदि जो डिस्टेंस है, मान लीजिए हम क्रम से इनको दे देते हैं नाम R12, R13, इसको दे दिया हमने नाम R14। जो इनका डिस्टेंस है इनको क्रम से हमने नाम दे दिया R12, R13, R14। ऐसे और भी यदि पॉइंट चार्जेस ले लिए जाते हैं, मान लीजिए वो N है, तो हम उनके लिए भी बात कर सकते हैं सेम इसी प्रकार से। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, नीचे इसका डिस्टेंस जो होता था उसको स्क्वायर होता था, तो ये आ गया हमारा R12 स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें वेक्टर फॉर्म में हम लेते हैं इनको, तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए इसको क्या किया, यूनिट वेक्टर का ऐसा R12 के रूप में हमने इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये भी हमने आपको बताया है। सेम इसी प्रकार यदि Q1 और Q3 के बीच में यदि हमें बात करना हो तो हमने इस तरह से लिख दिया इसको F13 1/4πε0। अभी हम लोग बात करना चाहते हैं Q1 और Q3 के बीच में हमारा कितना फोर्स काम कर रहा है, Q1 और Q3 के बीच में कितना फोर्स काम करेगा, ये हम कूलॉम्स लॉ की मदद से बता रहे हैं अभी। तो आएगा हमारा क्या, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर,
और इसको नाम दे दिया हमने इस तरह से R13। सेम इसी प्रकार से हम और भी चार्जेस के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए ऐसे ये पूरे n टर्म्स होती हैं, n ऐसे चार्जेस रखे हुए होते हैं, ठीक, और लास्ट वाला जो चार्ज होता मान लीजिए वो कहाँ तक होता, हमारा Qn तक होता। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे, डैश करते हुए लास्ट में हमारा आ जाता कौन सा, हमारा F1n ले लिया हमने, जो n वो हमारा जो चार्ज है उसको नाम दे दिया हमने। तो लगने वाला फोर्स हो गया 1/4πε0 Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर, और यहाँ पे नाम दे दिया उसको इस प्रकार से ही हमने R1n के रूप में। हमें जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने बताया है कि ये सारे जो फोर्सेस होते हैं इनका हम क्या करें, सम कर लें, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, हमारा वेक्टर सम होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में पहले इनको कन्वर्ट कर लिया। तो वेक्टर सम के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F नेट, ये जो इन सबको यदि आप टोटल करोगे तो क्या निकल कर आएगा, F नेट निकल कर आएगा हमारा। F नेट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हमारा F12 प्लस F13 प्लस, इसी प्रकार से आगे भी आप ले सकते हो। यदि F14 भी होता तो हम इस तरह से लेते, प्लस डैश लास्ट में हमारा आ गया F1n के रूप में, और ये हमारा। और अब आप क्या करोगे, इन सब का वैल्यूज़ को यहाँ लिख लिया जाए, यदि टोटल कर लेते हैं हम, F नेट कितना निकलेगा हमारा, F नेट तो क्या आएगा हमारा, तो देखिएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, उसमें वेक्टर भी लगा हुआ है हमारा R12। इस यूनिट वेक्टर की भी हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, ये हमने बताया है आप लोगों को। तो अगर हम इसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, R12 वेक्टर R12 अपान मॉड R12, इस तरह से इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो अभी हमने नहीं लिखा उसको। F13 का क्या वैल्यू होता है हमारा, 1/4πε0 Q1 Q3 R13 स्क्वायर। सेम इसी प्रकार डेरिवेटिव्स करते हुए हम लोग लेकर चले आते हैं इसको, और ये लास्ट टर्म लिख लेते हैं हम 1/4πε0 Q1 Qn R1n स्क्वायर, और ये वाला टर्म ले ली हमने। तो ये हमने अपने इसको मन से ही ऐसा मान लिया कि Q1 हमारा बीच में एक चार्ज मौजूद है और इसको ढेर सारे चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो निकलने वाला नेट फोर्स क्या होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका फाइनली इस वैल्यू प्राप्त होता है, हमें सबका वेक्टर सम किया। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, शायद हमें लगता है 1/4πε0 कॉमन आ सकता है, Q1 कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। बाकी में तो सब सेम वैसे ही चलना है। आगे हम एक काम ये कर सकते हैं, इसमें से 1/4πε0 और Q1 को कॉमन ले सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या आएगा, F नेट हमारा निकल कर आएगा, F नेट सभी जगह वेक्टर फॉर्म में है ये, तो आएगा 1/4πε0 Q1, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा, Q2 R12 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12 प्लस, इसको कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर क्या, Q3 अपान R13 का स्क्वायर, प्लस डैश करते हुए लास्ट टर्म लिख दी हमने, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारा Qn अपान R1 स्क्वायर, और आगे आपका R1n यूनिट वेक्टर, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि F नेट को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको सारे फोर्सेस को हमने क्या किया, टोटल कर लिया, और टोटल करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है 1/4πε0 इंटू Q1, और ब्रैकेट के अंदर Q2 अपान R12 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q3 अपान R13 स्क्वायर। सेम इसके साथ भी हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, इसका यूनिट वेक्टर था हमारा R13 के फॉर्म में था, तो इसको भी लिख देते हैं हम यूनिट वेक्टर R13 प्लस, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर सम है इसलिए इसमें यूनिट वेक्टर को हमें लेके चलना होगा।
इसको आप लोग सांकेतिक रूप में आप लोग देख रहे हो, ये लगातार एक टर्म है जिसका वो सम है, तो उसे हम सांकेतिक रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं हम। तो आप लोग देखिएगा, इस नेट फोर्स को हम लोग सांकेतिक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ नेट जो फोर्स है इसको सांकेतिक रूप में हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, 1/4πε0 Q1। इसको तो कॉमन ले लिया, बाकी आप अंदर देख रहे हो Q2 Q3 Q4 करते हुए डेस करते हुए ऐसा हम प्लस करेंगे, कहाँ तक, Qn तक प्लस कर रहे हैं। सेम ऐसे R1 2 R1 3 सब एक क्रम से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और सबका सम है, तो उसको सांकेतिक रूप में जो व्यक्त करने का तरीका होता है हमारा, तो सांकेतिक रूप में हम कुछ इस तरह से व्यक्त करेंगे, n i इज इक्वल टू 2 और यहाँ लिख देंगे हम लोग Q i R1 i तो इसको सांकेतिक रूप में हम इस प्रकार से इसको व्यक्त कर देंगे। तो हमारा नेट फोर्स कुल मिलाकर ये हुआ, जो जितने भी चार्जेस हमारे मौजूद थे किसी एक चार्ज के पास में, तो हमने क्या किया, सबका अलग अलग पहले फोर्स निकाला और फिर उन सबका हमने क्या करा, वेक्टर सम कर दिया।